गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीसीसी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से हम कंप्लीट सिलेबस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर रूटीन के साथ में, जिसमें एक्स ग्रुप, नेवी, इन दोनों के बेसिस पर, इन दोनों एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग हम अपने कंप्लीट सिलेबस को ऑनलाइन क्लासेस में कवर करेंगे। और साथ ही साथ डेली क्लासेस की डीपीपी आपको आसानी से प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी कंप्लीट स्केड्यूल है अपनी क्लासेस का, वो आप फिज़िकली कोचिंग में कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपने पास आता है भौतिक जगत, मात्रक तथा मापन। यहाँ पर हम इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ किस तरीके के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी की यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास भौतिक राशि की। देखिए, साइंस में, फिजिक्स में जितनी भी चीज़ों की स्टडी की जाती है, जितनी भी चीज़ों को पढ़ा जाता है, विज्ञान के अंदर जितनी भी चीज़ों को समझा गया है, उसमें सबसे पहले पॉइंट अपने पास आता है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि का सीधा सा तात्पर्य यह है कि वह प्रत्येक चीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो, या जिसको गणितीय समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको हम भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और विज्ञान के अंदर जितनी भी चीज़ों का अध्ययन किया गया है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, वे सारी की सारी भौतिक राशि होती हैं। हम केवल भौतिक राशियों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इनके मैथमेटिकल इक्वेशन, गणितीय समीकरण किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। जिन चीज़ों को गणितीय रूप से मापा नहीं जा सकता है, जिनको गणितीय समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, उनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वो मनोविज्ञान का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है। जैसे आपके पास बात की जाए, एक एग्जाम्पल की अपन बात करें कि किसी कार की चाल की अगर अपन बात करते हैं, तो आप चाल को गणितीय समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो, इसको किसी ना किसी उपकरण के द्वारा आसानी से माप सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चाल हमने लिखा है, ये चाल एक प्रकार का क्या है, भौतिक राशि है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि किसी आदमी को कितना गुस्सा आता है, या फिर उस आदमी को कितनी खुशी होती है, तो इन इमोशंस के लिए, इन भावनाओं के लिए किसी भी प्रकार का ना ही तो कोई गणितीय सूत्र है, और ना ही हमने किसी उपकरण के द्वारा इनको मापा है। तो वे चीज़ें जिनको आप गणितीय समीकरणों के थ्रू लिख सकते हो, जिनको माप सकते हो, मापन की विधियां कई सारी हो सकती हैं, केवल और केवल हमको मापने का एक तरीका आना चाहिए। तो अगर वो चीज़ अपन प्राप्त कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को क्या कहा जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है। जिन चीज़ों को मापा नहीं जा सकता, उन चीज़ों का विज्ञान में, साइंस में कोई महत्व नहीं है। बात क्लियर? तो भौतिक राशि की परिभाषा के अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि वे कारक जिनको गणितीय समीकरणों के द्वारा लिखा जा सके, जिनको किसी उपकरण के द्वारा मापा जा सके, वे सारे के सारे कारक क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियों के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। और जब हमने भौतिक राशियों की परिभाषा की बात करी, भौतिक राशि को समझा, तो यहाँ पर भौतिक राशि को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक होती है हमारे पास मूल राशि, रियल क्वांटिटीज़, और एक होती है अपने पास व्युत्पन्न राशि या फिर डेराइव क्वांटिटीज़। देखिए, मूल राशि का सीधा सा मतलब है कि वे भौतिक राशियाँ जो अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आप में संपूर्ण हैं, इम्पैक्ट हैं, जिनको किसी अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सके, वे सभी भौतिक राशियाँ क्या मानी गई हैं, मूल राशियाँ मानी गई हैं। मूल राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र राशियाँ होती हैं, इनको आप और ज़्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या बोला गया है, मूल राशियाँ बोला गया है। और वहीं पर जब हम व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं, तो व्युत्पन्न राशियों का निर्माण मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से, मूल राशियों के संयोजन से माना जाता है। अब जब यहाँ पर हम संयोजन की बात कर रहे हैं, तो संयोजन का मतलब आपको केवल एडिशन, जोड़ बाकी नहीं मानकर चलना है। संयोजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये भी अपने आप में एक क्या है, एक प्रकार के संयोजन है। तो व्युत्पन्न राशियों का निर्माण जो किया गया है, वह मूल राशियों के संयोजन से किया गया है। तो सबसे पहले अपने पास बात आती है कि मूल राशियों को किस प्रकार से एक्सप्लेन करा गया, कौन कौन सी भौतिक राशियाँ मूल राशियाँ मानी गई हैं। तो परिभाषा के अनुरूप हम लिख सकते हैं कि वे भौतिक राशि
जिनको और ज़्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सके, जो अपने आप में ही पूर्ण हों, उनको हम क्या बोलते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। और भौतिक विज्ञान के अंदर फिजिक्स के अकॉर्डिंग टोटल 7 प्रकार की मूल राशियाँ मानी गई हैं। तो 7 प्रकार की जब मूल राशियों की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास मूल राशि होती है लंबाई यानी कि लेंथ, उसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान यानी कि मास, फिर समय, इसी प्रकार से तापमान टेम्परेचर, विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर, और लास्ट में अपने पास आता है ज्योति तीव्रता या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। केवल ये 7 प्रकार की मूल राशियाँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग मानी गई हैं। इनके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि का आप नाम सुनोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या है? व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों को इन 7 मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जाएगा। तो ये मूल राशियाँ अपने पास हुई। नाम के अकॉर्डिंग इनके परिभाषाएं जो हैं, मतलब जो हैं, वो भी आपको बता देते हैं। जैसे लंबाई की अगर अपन बात करें तो किसी निर्देश तंत्र में 2 निश्चित स्थितियों के बीच का जो दूरी है वो क्या कहलाता है? लंबाई कहलाता है। बात आती है हमारे पास द्रव्यमान की। द्रव्यमान का सीधा सा मतलब है कि द्रव्यमान एक प्रकार से वस्तु के जड़त्व को परिभाषित करता है, या आप बोल सकते हो कि जड़त्व जो है वह वस्तु के द्रव्यमान का मापन है। इसको इन्वर्स भी बोला जा सकता है कि द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का मापन है। अब जड़त्व की जहाँ पर बात की जाए तो जड़त्व के लिए हम ये समझते हैं कि किसी भी वस्तु के उसकी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की क्षमता वस्तु का जड़त्व कहलाती है। वर्तमान स्थिति का मतलब या तो वो स्थिर होगी या फिर वो किसी प्रकार से गतिशील होगी। तो उसकी स्थिरता को या गतिशीलता को बनाए रखने की जो क्षमता है वही क्या कहलाई है? यहाँ पर जड़त्व कहलाई है। और वस्तु का जो जड़त्व होता है वह उसके द्रव्यमान का मापन होता है। हम ये कह सकते हैं कि जिस वस्तु का जड़त्व ज़्यादा है उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, और जिस वस्तु का जड़त्व कम है उसका द्रव्यमान भी कम माना जाएगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज़ एक ट्रक और एक कार की अपन ने बात कर रखी है, या एक ट्रक और एक साइकिल की अपन ने बात कर रखी है। दोनों शुरुआत में स्थिर रखे हुए हैं, और इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों वाहनों को हमको किसी भी स्पेसिफिक वेलोसिटी पर, किसी भी निश्चित चाल पर, वेग पर गतिमान करना है। सपोज़ हम इन दोनों वाहनों को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात हमारे पास है कि जब आप ट्रक को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाओगे तो आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वहीं पर अगर कार की या साइकिल की बात की जाए तो वहाँ पर हमको कम ऊर्जा की, कम बल की आवश्यकता होगी। कारण ये बोला गया कि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा था या ट्रक का जड़त्व ज़्यादा था, इसलिए उसकी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की क्षमता या इनडायरेक्टली वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता भी अधिक थी। तो द्रव्यमान जो होता है वह किसी भी वस्तु के जड़त्व का मापन होता है कि वस्तु का जड़त्व ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समय की। देखिए समय क्या है? अगर समय की परिभाषा पूछी जाए तो हम ये बोल दें कि घड़ी में 10 बज गए, क्या ये समय है? या घड़ी में 9 बज गए, ये समय है? देखिए समय केवल भौतिक घटनाओं को व्यवस्थित क्रम में रखने का एक कारक है। इसके अलावा समय की कोई परिभाषा नहीं है। एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं कि आप लोगों की दैनिक दिनचर्या है, डेली रूटीन अपने पास है कि हमको 6 बजे उठना है, 7 बजे हमको ये काम करना है, 8 बजे कोचिंग चल जाना है, 12 बजे कोचिंग से वापस आना है। तो इस तरीके से आपने अपनी कंप्लीट दिनचर्या को, अपने पूरे के पूरे डेली रूटीन को समय के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर रखा है। अब अगर हमारी लाइफ में से समय को हटा दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने समय को हटा दिया तो आदमी उठेगा ही नहीं। आदमी उठेगा भी सही, वो अपने सारे काम भी करेगा, लेकिन जो एक निश्चित व्यवस्था बना रखी थी वह निश्चित व्यवस्था आपकी बिगड़ जाएगी, वो अव्यवस्थित हो जाएगी। तो समय के द्वारा भौतिक घटनाओं को केवल व्यवस्थित किया जा सकता है। तो वो जो कारक है भौतिक घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए, उस कारक को ही हमने क्या मान रखा है? टाइम मान रखा है, समय मान रखा है। बात आती है तापमान की। तो तापमान का सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन का एहसास, यही क्या है? तापमान है। और तापमान एक प्रकार का सापेक्षिक राशि है। तापमान एक प्रकार की रिलेटिव क्वांटिटी है। जैसे आपके पास बोला जाए कि कोई वस्तु गर्म है
अब वस्तु अगर गर्म है तो किसी दूसरी वस्तु के कंपैरिजन में वो गर्म होगी। एग्जाम्पल की फॉर्म में अपन कहते हैं कि हमने एक बाल्टी के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस पर पानी रख रखा है। अब ये जो 40 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ पानी है ये किसी दूसरे 20 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए पानी के कंपैरिजन में तो गर्म है, लेकिन अगर एक और बाल्टी में पानी 70 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है तो उसके कंपैरिजन में ये क्या है, ठंडा है। तो तापमान जो है वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन का एहसास होता है और ये एक प्रकार का रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है, एक प्रकार का सापेक्षीय प्रकृति है। बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा का मतलब है कि किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। यहाँ पर आवेश प्रवाह की दर का होना जरूरी है। केवल आवेश प्रवाह को विद्युत धारा बोलें तो ये एक प्रकार का इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, अपूर्ण परिभाषा है। हमको परिपथ में आवेश प्रवाह की दर का निर्धारण करना होता है कि किस दर से आवेश प्रवाहित हो रहा है। वो आवेश प्रवाह की दर जो है वही क्या कहलाई है, विद्युत धारा कहलाई है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दो परिपथ हमारे पास हैं। एक परिपथ में 50 कूलाम आवेश 100 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, वहीं दूसरे परिपथ में यही 50 कूलाम आवेश 0.1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। दोनों ही केसेस में हम ये देख सकते हैं कि जो दूसरा केस हमारे पास है, इस पर्टिकुलर केस में आवेश बहुत ही कम समय में प्रवाहित हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि इस सर्किट के लिए जो दर है आवेश प्रवाह की वो ज़्यादा है, और यहाँ पर यह भी बोला जा सकता है कि आवेश प्रवाह की दर ज़्यादा होने के कारण इस पर्टिकुलर केस के लिए जो विद्युत धारा का मान है वो भी ज़्यादा प्राप्त होगा। तो किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। नेक्स्ट अपने पास आता है पदार्थ की मात्रा। देखिए पदार्थ की मात्रा से क्या तात्पर्य है, इसको डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। हम ये जानते हैं कि कोई सा भी अगर यौगिक, कोई सा भी पदार्थ हम लेकर आते हैं तो वो समान या असमान अणुओं का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कई सारे अणु विद्यमान होते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास 50 लीटर पानी है। 50 लीटर पानी का मतलब क्या होगा, इसमें H2O के अणु होंगे। तो इस निश्चित आयतन में जितने H2O के अणु उपस्थित हैं उन सभी को क्या बोला गया है, पदार्थ की मात्रा बोला गया है। बात क्लियर। पदार्थ की मात्रा से ये तात्पर्य है कि दिए गए सैंपल में किसी निश्चित आयतन में कितने पदार्थ के अणु विद्यमान हो सकते हैं। ये आपके पास जो अणु हैं वो होमोजीनियस भी हो सकता है, समांगी भी हो सकते हैं, नॉन होमोजीनियस यानी कि असमांगी भी हो सकते हैं। तो किसी भी निश्चित दिए गए सैंपल में जितने अणु उपस्थित होते हैं उन सभी को कलेक्टिव फॉर्म में अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा बोलते हैं। बात आती है ज्योति तीव्रता की। तो ज्योति तीव्रता का मतलब है किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी प्रकाशीय वस्तु के लिए, प्रकाशीय स्रोत के लिए उसकी जो चमक है वो चमक ही क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है या फिर ज्योति तीव्रता है। प्रकाशमय वस्तु की चमक ही एक्चुअली ज्योति तीव्रता कहलाती है। और चमक का सीधा सा मतलब है कि जब भी किसी वस्तु को निश्चित ताप पर रखा जाता है तो उसके अणुओं के पास में तापीय ऊर्जा होती है। ठीक है, अधिक तापमान पर रखोगे अधिक तापीय ऊर्जा होगी, कम तापमान पर रखेंगे तो कम तापीय ऊर्जा होगी। कुल मिलाकर प्रकाशमय वस्तु के पास में किसी ना किसी प्रकार की प्रकाशीय चमक उपस्थित होगी और उस उपस्थित चमक को ही हम क्या बोल देते हैं, ज्योति तीव्रता बोल देते हैं। अगर ये बोला जाए कि वस्तु की ज्योति तीव्रता 0 है तो इसका सीधा सा मतलब है वस्तु को किस तापमान पर रखा गया होगा, 0 केल्विन के ऊपर रखा गया होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 केल्विन एक ऐसा तापमान है जिसके ऊपर अणुओं की तापीय ऊर्जा 0 मानी गई है। तो अगर पदार्थ को हम 0 केल्विन के ऊपर रख देते हैं तो वहाँ पर उसकी ज्योति तीव्रता, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी मानी जा सकती है, 0 मानी जा सकती है। तो ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। नाम के अकॉर्डिंग हमने परिभाषा के आधार पर समझा कि जो मूल राशियां 7 प्रकार की मानी गई हैं इनका मतलब क्या होता है। इसी प्रकार से मूल राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार की राशियां भी मानी गई हैं जिनको कलेक्टिव फॉर्म में बोला जाता है पूरक राशि। ठीक है, पूरक राशि में हम काउंट करते हैं जो द्विविमीय एंगल आपके पास है, जो 2D कोण हमारे पास है, इस द्विविमीय कोण को पूरक राशि बोला गया है। और इसी प्रकार से जो त्रिविमीय कोण है जिसको घन कोण या फिर ठोस कोण भी कहा जाता है, इसको भी एक प्रकार की पूरक राशि माना गया है। द्विविमीय कोण की कोई सी भी 2 रेखाएं जो द्विविमीय तल में
स्थिति का निर्माण करती हैं, यही क्या कहला गया, द्विविमीय कोण कहलाया। और त्रिविमीय कोण को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक तरबूज हमारे पास है और उसकी एक फाँक काटकर हमने बाहर निकाल ली, तो केंद्र पर उस फाँक के द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वही क्या है, त्रिविमीय कोण है। या फिर हम कहते हैं कि आइसक्रीम का कोण होता है, यह आइसक्रीम का कोण है। ये आइसक्रीम का कोण इस सेंटर पर, केंद्र पर जिस कोण का निर्माण कर रहा है वही अपने आप में क्या कहला रहा है, त्रिविमीय कोण कहला रहा है। तो इन दो राशियों को पूरक राशियों के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इस प्रकार से जब अपन देखते हैं तो भौतिक राशियों के अंतर जब मूल राशियों की बात की गई तो टोटल 7 प्रकार की मूल राशियां मानी गई। इन मूल राशियों के अतिरिक्त एक पूरक राशि का निर्माण भी किया गया और इस पूरक राशि में द्विविमीय तथा त्रिविमीय कोण को कंसीडर किया जाता है। बात आती है व्युत्पन्न राशि की, तो आप ये मान सकते हो कि फिजिक्स में इन 7 को छोड़कर जितनी भी प्रकार की राशियां होंगी वो अपने आप में क्या है, व्युत्पन्न राशियों का एग्जाम्पल है। जैसे अपन बात करें कि हम बात करते हैं चाल की, और चाल आपके पास लिखा जाता है दूरी बटा समय। इकाई समय में तय की गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो दूरी का एक्चुअल मतलब क्या है, आप 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को ही लिख रहे हो, 2 पॉइंट के बीच की लंबाई को ही लिख रहे हो। समय जो कि अपने पास मूल राशि है, तो ये चाल जो है, इस चाल का निर्माण लंबाई और समय 2 मूल राशियों के संयोजन से किया गया है। इसलिए जो चाल हमारे पास कंसिडर किया गया, इस चाल को हम क्या मानते हैं, एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि मानते हैं। बात क्लियर। तो इस प्रकार से मूल राशियों के संयोजन से जिस भी राशि का निर्माण किया जा सकता है वो राशियां अपने आप में क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। हमको केवल ये 7 प्रकार की मूल राशियों को याद रखने की ज़रूरत है। इनके अलावा जो भी क्वांटिटी की अपन बात करेंगे वो अपने आप में क्या हैं, व्युत्पन्न क्वांटिटीज़ हैं, वो अपने आप में डेराइव क्वांटिटी हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। बात क्लियर। तो इस प्रकार से भौतिक राशियों का निर्माण किया गया और फिजिक्स में जितनी भी चीज़ों के साथ में हम डील करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ ही होती हैं। बात क्लियर। अब जब भौतिक राशियाँ पढ़ी गई, भौतिक राशियाँ बनाई गई, तो इसी के आधार पर हमने एक चीज़ कंसीडर करी, जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है जिसको हम बोलते हैं मात्रक। अब देखिए मात्रक क्या चीज़ है। एग्जाम्पल के थ्रू लिखा कि हमने एक 2 लिखा, ठीक है, और ये पूछा गया ये 2 किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो आपके दिमाग में कोई आंसर नहीं आया। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे 2 मीटर लिख देता हूँ तो हमको पता है कि ये किसको निरूपित कर रहा है, लंबाई को निरूपित कर रहा है, ठीक है। जैसे ही इसके आगे में सेकंड लिख देता हूँ तो हमको पता है कि ये समय को निरूपित करेगा, ठीक है। तो यही आपके पास मात्रकों का काम है। मात्रक भौतिक राशियों को पहचानने के काम में आते हैं, उनको विभेदित करने के काम में आते हैं। मात्रक के द्वारा हमको ये पता चलता है कि किस प्रकार की भौतिक राशि की यहाँ पर बात की गई है। और जब आप मात्रकों की बात करते हो तो मात्रकों की जो डिपेंडेंसी है, मात्रकों की जो निर्भरता है, वह मापन पद्धतियों पर देखी गई है। किस प्रकार की मापन पद्धति, किस प्रकार का स्केल, किस प्रकार का उपकरण हम काम में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भौतिक राशियों के मात्रक परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें कि आप लंबाई को मीटर में भी माप सकते हो, सेंटीमीटर में भी माप सकते हो, मिलीमीटर में भी माप सकते हो, और ज़्यादा अगर लंबाई की बात की जाए और ज़्यादा बड़े मात्रकों की बात की जाए तो प्रकाश वर्ष के रूप में भी लंबाई को मापा जा सकता है। तो ये मापन की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, अलग अलग मात्रक हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, लंबाई को कर रहे हैं। तो जैसे ही मापन पद्धति हमारे पास चेंज होती है, भौतिक राशियों के मात्रक भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। ये अलग बात है कि विभिन्न मापन पद्धतियों में मात्रकों को आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कन्वर्जन भी अपन देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो मापन पद्धति की बात की जाए, विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर टोटल 3 प्रकार की मापन पद्धतियाँ मानी गई हैं। सबसे पहली मापन पद्धति होती है MKS, दूसरी अपन बोलते हैं CGS और तीसरी अपन बोलते हैं FPS, ठीक है। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट सिंबल लेंथ को, लंबाई को निरूपित करेगा, सेकंड मास को या द्रव्यमान को निरूपित करेगा, और थर्ड हमारे पास समय को या फिर टाइम को निरूपित करेगा। तो जब हम MKS सिस्टम की बात करते हैं तो MKS सिस्टम में लंबाई को मीटर में मापा गया है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया है और समय को सेकंड में मापा गया है। इसी प्रकार से जब CGS सिस्टम की बात की जाए
तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापा गया, द्रव्यमान को ग्राम्स में मापा गया और समय को सेकंड्स में मापा गया। ये जो तीसरी पद्धति है FPS, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पर लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड्स में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो हम ये देख सकते हैं इन तीनों मापन पद्धतियों में केवल समय ही हमारे पास एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक कैसा है, समान है। ये क्वेश्चन आप पर पूछा जा सकता है कि जो समय हमारे पास है, इस समय का मान सभी मापन पद्धतियों में कैसा रहने वाला है, समान रहने वाला है। समय का जो मात्रक होगा वो तीनों ही मापन पद्धतियों में कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, जो कि सेकंड के रूप में निरूपित किया गया है। बात क्लियर। यहाँ पर जो MKS सिस्टम है इसी को SI सिस्टम बोला जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, वो जब अपन आगे स्टडी करेंगे तब समझ में आ जाएगा। जनरल पर्सपेक्टिव में जो MKS मापन पद्धति है उसी को क्या बोल दिया गया, SI मापन सिस्टम बोल दिया गया। जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। बात क्लियर। जब भी आप भौतिक राशियां लिखते हो, जितने भी वेरिएबल्स हमको क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमको ये सुनिश्चित करना है कि उन सभी के मात्रक किसी भी एक पर्टिकुलर मापन पद्धति के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चर का एक वेरिएबल CGS सिस्टम का है, दूसरा वेरिएबल MKS सिस्टम का है और फिर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर डिस्टॉर्शन या फिर गलतियाँ होने के चांसेस हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में जितने भी तरीके के वेरिएबल्स लिखे गए हैं, जितने भी तरीके के चर लिखे गए हैं, वे सारे के सारे वेरिएबल्स किसी एक ही मापन पद्धति के अकॉर्डिंग लिखे जाने चाहिए। और अगर नहीं लिखे जाते हैं तो हमको सबसे पहले उनको किसी एक पर्टिकुलर मापन पद्धति में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर आगे जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वे सारे के सारे क्वेश्चंस SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किए जाएंगे। तो ये हमारे पास मूल राशियाँ लिखी गई थी। अब मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे। इसी प्रकार से व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा। तो ये हमारे पास मूल राशियां हैं और इन मूल राशियों के अगर मात्रक की अपन बात करें, मात्रक हम कौन सा लिखने वाले हैं, SI या MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग इनके मात्रकों को लिखा जाना है। तो लंबाई जो है आपके पास, लंबाई का मात्रक है हमारे पास मीटर। द्रव्यमान को निरूपित करा जाता है किलोग्राम्स के अंदर। बात आती है हमारे पास समय का ऐसा ही मात्रक है हमारे पास सेकंड। तापमान की बात की जाए, तापमान का ऐसा ही मात्रक है हमारे पास केल्विन। बात आती है अपने पास विद्युत धारा की। विद्युत धारा को मापते हैं हम एम्पियर के अंदर। तो विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है, एम्पियर। बात आती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा के लिए हम SI मात्रक का यूज़ करते हैं मोल। इसी प्रकार से ज्योति तीव्रता की बात की जाए तो ज्योति तीव्रता के लिए SI मात्रक निर्धारित करा गया है कैंडेला। बात क्लियर। तो इन 7 मूल राशियों के SI मात्रकों की बात की जाए तो ये हमारे पास 7 मूल राशियों के 7 SI मात्रक हैं। इसी प्रकार से हमने देखा था कि जो पूरक राशि हमने कंसीडर करी थी, जिसमें हमने द्विविमीय और त्रिविमीय कोणों की बात करी थी, तो द्विविमीय कोण के अगर SI मात्रक की बात की जाए तो वो है हमारे पास रेडियन। और इसी प्रकार से अगर त्रिविमीय कोण के SI मात्रक की बात की जाए तो वो है हमारे पास स्टेरेडियन। तो इस प्रकार से 7 मूल राशियों के साथ साथ जो 2 पूरक राशियां हमने कंसीडर करी थी, इन पूरक राशियों के जो मात्रक हैं हमारे पास SI, वो भी हमने आसानी से कंसीडर कर रखे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो मात्रक होते हैं ये मात्रक सदैव मापन पद्धति के ऊपर निर्भर करते हैं कि जिस मापन पद्धति का आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो मापन पद्धति के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मात्रक हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो मात्रक ऐसी चीज़ है जो मात्रक मापन पद्धति के ऊपर डिपेंडेंसी है, मापन पद्धति के ऊपर इनकी निर्भरता देखी गई है। तो इस प्रकार से मूल राशियों के मूल मात्रक, पूरक राशियों के पूरक मात्रक, और अगर हम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमने SI या MKS सिस्टम का यूज़ करा है। व्युत्पन्न राशियाँ अपने पास जो होंगी
उनके मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। जिस प्रकार से व्युत्पन्न राशियाँ आएंगी तो जो सिस्टम आप यूज़ करना चाह रहे हो मूल मात्रकों के आधार पर, उसके आधार पर इन चीज़ों को कंसिडर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने देखा था कि चाल जो है, चाल हमने इकाई समय में तय की गई दूरी को लिखा था। दूरी एक प्रकार की मूल राशि है जिसका SI मात्रक कितना होता है, मीटर। इसी प्रकार से समय भी हमारे पास एक मूल राशि है जिसका SI मात्रक कितना होता है, सेकंड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चाल है आपके पास उसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो यह आपके पास भौतिक राशियाँ, मात्रक तथा उनके मापन टेक्निक्स का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। इसमें से हमारे पास क्वेश्चंस या फिर ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि सबसे पहली बात कि जो मूल राशियां हैं वो 7 तरीके की मूल राशियां हमने मानी हैं। मात्रकों की बात करें तो मात्रक भौतिक राशियों को पहचानने के, उनको विभेदित करने के काम में आता है। मात्रक जो होता है वह मापन पद्धति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ही आप मापन पद्धति चेंज करोगे तो भौतिक राशियों के मात्रक भी आसानी से परिवर्तित हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। 2 अलग अलग मात्रकों को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनके बीच में किसी ना किसी प्रकार का संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हम सबको पता है। तो मीटर का मतलब MKS सिस्टम, सेंटीमीटर का मतलब CGS सिस्टम। तो ये एक तरीके से दोनों मापन पद्धतियों का कन्वर्जन है। जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे तो विभिन्न मात्रकों को मापन पद्धतियों के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां, उनके मात्रक क्या हैं, क्या मात्रक रिप्रेजेंट करता है, मापन टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की मात्रक पद्धति मानी जाती है, MKS, CGS और FPS। FPS को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो जो हमारे पास मेन टॉपिक अपने पास प्राप्त किया गया, भौतिक जगत, मात्रक तथा मापन, ये उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो इन 7 के अलावा अगर कोई भौतिक राशि अपने पास होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी, एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि कहलाने वाली है। ठीक है। तो आज जो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है, उस फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास ये कंप्लीट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। जब आपको इसकी DPP प्रोवाइड कराई जाएगी तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे आपको DPP के अंदर दिए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि जो विमीय सूत्र है या जो डायमेंशन एनालिसिस है, उस डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जा सकते हैं। लास्ट में एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।